जय हिंद। सीबीआई का एक कथित इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश के एक थाने में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर कहता है कि मैं एक केस की जांच के लिए आया हूं, जिसके बाद थाने में लगा सारा स्टाफ उस सीबीआई अधिकारी की खिदमत में लग जाता है। इसके बाद उस सीबीआई के कथित अधिकारी से यह पूछा जाता है कि साहब, आपको हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए। कथित अधिकारी बोलता है कि मुझे एक कार और कुछ लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, क्योंकि केस की जांच काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बाकी चीजों की जो जरूरत होगी मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। अब थाने का जो ये स्टाफ है वो इस अधिकारी की इंग्लिश सुनकर, उसके चाल ढाल देखकर, उसका बिहेवियर देखकर काफी इंप्रेस था। पर बाद में सीबीआई अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी को जब क्रॉस चेक किया जाता है तो उसके बाद थानेदार और पूरे थाने के स्टाफ के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि उस पर कोई पैसा नहीं लगता। इसके साथ ही कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे, क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिलचस्प केस है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की। दरअसल उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज थाने में, जो कि बस्ती के तहत आता है, वहां पर 2 नवंबर को एक व्यक्ति पहुंचता है। वो सीधा अंदर थानेदार के कक्ष में दाखिल होता है और वहां पर कहने लगता है कि मैं सीबीआई साइबर सेल का अधिकारी हूं, मैं सीधे दिल्ली से आया हूं और देवरिया कांड की जांच करने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है। अब जैसे ही ये बात थानेदार और थाने का स्टाफ सुनता है, वो इस कथित अधिकारी की खातिरदारी में लग जाते हैं। सबसे पहले इस अधिकारी से पूछा जाता है कि आप थके हुए आए हैं कि क्या चाय पानी लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद थानेदार पूछता है कि सर, सेवा बताइए कि हमारी तरफ से आपकी क्या सेवा की जा सकती है। सीबीआई का यह कथित अफसर कहता है कि उनकी ओर से देवरिया कांड की जांच की जानी है, इसके लिए उन्हें एक कार की जरूरत है और कुछ और लॉजिस्टिक्स चाहिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ थानेदार पूछता है कि सर, क्या इसके अलावा भी आपको कोई और चीज चाहिए। तो ये कथित अधिकारी बोलता है कि बाकी जो जो चीजें चाहिए होंगी वो समय पर आपको बता दी जाएंगी। अब जो देवरिया कांड था वो दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था, जो काफी ज्यादा फेमस था, और उसके लिए पुलिस की 4 से 5 टीमें लगातार जांच कर रही थी। अब ऐसे में कप्तानगंज थाने का ये थानेदार हैरान इसलिए था कि अचानक से सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन कैसे चली गई। थानेदार को यह बात पता थी कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन 4 या 5 तरह से जा सकती है। एक, या तो राज्य सरकार खुद ही किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। दूसरा, या सीबीआई स्वतः संज्ञान लेकर किसी मामले की जांच कर ले। तीसरा, माननीय हाई कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। चौथा, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। पर अभी तक थानेदार के पास इनमें से किसी भी पॉइंट को लेकर कोई जानकारी नहीं आई थी। पर एक चीज थी जो थानेदार को लगातार खटक भी रही थी, और उसे लग रहा था कि शायद ये सीबीआई का अफसर सही बोल रहा है, क्योंकि थानेदार को शक था कि शायद अभी तक सीबीआई को जांच नहीं गई है, पर अभी इनिशियल इंक्वायरी कर रही है सीबीआई, जिसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लेगी। उसे यह लग रहा था, तो इसलिए अभी तक ये थानेदार और थाने का स्टाफ लगातार इस कथित सीबीआई अफसर की खातिरदारी में, उसे सपोर्ट करने में, उसे कोऑपरेट करने में लगे हुए थे। अब ये देवरिया कांड क्या है ये भी आपको बता देते हैं। काफी बड़ा हत्याकांड था ये। दरअसल जमीनी विवाद था 2 पार्टियों के बीच में। एक तरफ प्रेमचंद का परिवार, दूसरी तरफ सत्यप्रकाश का परिवार। सत्यप्रकाश नाम के व्यक्ति का आरोप था कि प्रेमचंद ने साल 2014 में उनके भाई ज्ञान प्रकाश से 9 बीघा जमीन बिना पैसे दिए अपने नाम पर लिखवा ली। ज्ञान प्रकाश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वो लगभग मंदबुद्धि टाइप का व्यक्ति था। ऐसे में उस व्यक्ति से जमीन लिखवाना सही नहीं है, गैर कानूनी है, जिसे लेकर ये दोनों कोर्ट में एक दूसरे से लड़ रहे थे।
अब कोर्ट में लगभग 9 साल का समय बीत चुका था। उसके बाद 2 अक्टूबर साल 2023 को सुबह 6 बजे प्रेमचंद सुलह का दबाव बनाने के लिए कथित तौर पर सत्यप्रकाश के घर पहुंचता है और सत्यप्रकाश के घर पहुंचने के बाद खबर मिलती है कि प्रेमचंद की हत्या कर दी गई है। जैसे ही प्रेमचंद की हत्या की खबर इलाके में फैलती है, प्रेमचंद के घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों और उसके मोहल्ले वालों तक पहुंचती है। उसके बाद वो लोग भड़क जाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं सीधा सत्यप्रकाश के घर पर। सबसे पहले कथित तौर पर सत्यप्रकाश की हत्या की जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी और नंदनी और बेटे दीपेश उर्फ गांधी की हत्या कर दी जाती है। सत्यप्रकाश का एक बेटा बच जाता है क्योंकि वो उस समय घर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरे इलाके में, पूरे राज्य में इस हत्याकांड की चर्चाएं देखी और सुनी जा सकती थीं। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने इनिशियली 33 लोगों को नामजद किया और 50 लोगों पर मुकदमा कायम कर दिया और पुलिस की साथ में ही 4 टीमों का गठन किया गया। अब ये 4 टीमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी, पकड़ने में लगी हुई थी और साथ में कैसे इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए इस काम में लगी हुई थी। अब आपको वापस कप्तानगंज थाने में लेकर आते हैं, जहां पर यह कथित सीबीआई अफसर पहुंचा हुआ है। यह कथित अफसर लगातार अंग्रेजी बोलकर थाने के स्टाफ पर दबाव बना रहा था कि जल्दी से जल्दी उसकी डिमांड पूरी की जाए, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जल्दी निकलना है। दूसरी चीज यह है कि इन्वेस्टिगेशन में कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, ये लीक ना हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया जाए, गाड़ी मुहैया करवाई जाए, उसके बाद वो आगे निकल जाएंगे। पर थानेदार के मन में अभी भी एक सवाल लगातार कौंध रहा था। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी सीबीआई की टीम कहीं रेड मारने जाती है तो वहां पर वो थाने में नॉर्मली रिपोर्ट करती है सीबीआई की टीम, और अगर सीबीआई को मान लीजिए 50 सिपाहियों की जरूरत है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उनसे वो प्रोटेक्शन ले लेते हैं। इसमें स्टेट पुलिस को हमेशा सीबीआई या किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोऑपरेट करना होता है। अब ये तो रही एक बात, मगर यहां पर जो गाड़ी की बात थी, गाड़ी मुहैया कराने की बात नॉर्मली कभी भी देखी नहीं जाती, क्योंकि सीबीआई के अफसर जब भी आते हैं वो अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं या फिर टैक्सी हायर करके आते हैं। तो ऐसे में लोकल पुलिस की गाड़ियों की डिमांड आमतौर पर वो केस की जांच के लिए नहीं किया करते। अब ये बात थानेदार के मन में लगातार कौंध रही थी। थोड़ी देर बाद थानेदार इस कथित सीबीआई के अफसर से सवाल करता है, सर आपका नाम क्या है? पहला सवाल करने के बाद दूसरा सवाल साथ के साथ ही दाग देता है कि सर सीबीआई में आप कौन सी यूनिट में हैं? हालांकि यह कथित अफसर पहले ही बता चुका था कि मैं सीबीआई की साइबर सेल में हूं और दिल्ली में तैनात हूं। तीसरा सवाल उससे करता है कि सर आप अपना आई कार्ड दिखाइए। अब जैसे ही आई कार्ड मांगा जाता है, इस कथित अफसर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या आप सीबीआई के अफसर से आई कार्ड मांग सकते हैं? क्या आपकी इतनी जरूरत है? अब इतनी ही बात ये सीबीआई का कथित अफसर कह रहा होता है। चौथा सवाल और दाग दिया जाता है कि सर आपके डिपार्टमेंट की ओर से इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो लेटर हमारे राज्य की पुलिस को लिखा गया है या हमारे थाने की पुलिस को जो लिखा गया है, हमारे एसएसपी साहब को लिखा गया है, वो लेटर भी मुझे दे दीजिए। अब जब ये 2-3 कॉम्प्लिकेटेड सवाल इस कथित अफसर से पूछे जाते हैं तो उसके बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपशब्दों के इस्तेमाल पर उतर आता है। वो अंग्रेजी में तरह तरह की बातें करने लगता है और थानेदार को कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा अगर तुमने जल्द से जल्द मेरी बात को नहीं माना। थोड़ी देर में ये थानेदार मामले की गंभीरता को देखते हुए उस जगह से उठकर कुछ दूर जाता है। वो अपने सीबीआई के सोर्सेज से पता करता है कि क्या इस नाम का कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर है और क्या सीबीआई को देवरिया कांड की जांच सौंपी गई है। पर अभी तक थानेदार को इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी, क्योंकि सारे सोर्सेज यही कह रहे थे कि सीबीआई को अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन जाती है तो उसके बारे में जानकारी सबसे पहले पुलिस के पास आती है और एसएसपी साहब को तो ये बात जरूर ही पता होती। अब सीबीआई का कथित अफसर ये सोचने लगा कि अभी तक मैंने जो भी डिमांड इस थानेदार के सामने रखी, इसने पूरी क्यों नहीं की? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? इसलिए यह कथित अफसर थोड़ी देर में वहां से उठकर बाहर जाने लगा। पर अब तक थानेदार का शक और ज्यादा गहरा चुका था और उसने इस कथित अफसर को कहा कि सर आप रुकिए,
अभी आपसे कुछ बातें करनी है। और इस सीबीआई के कथित अफसर को थाने में बैठा लिया गया। फिर उसके बाद सबसे पहले इस व्यक्ति का आधार कार्ड चेक हुआ। सारा सामान जो उसके पास मौजूद था उसकी चेकिंग की गई और आधार कार्ड में जो असली नाम निकल कर आया वो था चंद्रमणि वर्मा। यह व्यक्ति बस्ती जिले के थाना गांधीनगर के सराय का रहने वाला है। जब और ज्यादा सख्ती से पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं विधायक का रिश्तेदार हूं, मुझसे बचकर रहना। और इसके साथ ही उसने कहा कि मैं दरअसल हरैया की तरफ से आ रहा था और मुझे बस्ती जाना था। गर्मी ज्यादा थी, जेब में पैसे भी ज्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि थाने में आकर रौब झाड़ता हूं और सीबीआई अफसर की तरह बात करता हूं, शायद मुझे थाने की पुलिस गाड़ी मुहैया करवा दे। पुलिस को शुरुआत में यकीन नहीं आया कि कोई आम व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। कोई आम व्यक्ति थाने में आकर अपने आप को सीबीआई का अफसर क्यों बताएगा। दूसरी बात, कोई आम व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस से झूठ एक पुलिस अफसर के सामने क्यों बोलेगा। तीसरी बात, कोई आम व्यक्ति अपने आप को सीबीआई का अफसर बताकर एक थानेदार के सामने अंग्रेजी में बात क्यों करेगा। और चौथी बात, एक आम व्यक्ति एक थानेदार पर और थाने के पूरे स्टाफ पर बेमतलब रौब क्यों झाड़ेगा। पुलिस को इनिशियली शुरुआती तौर पर शक यह था कि कहीं यह व्यक्ति जगह जगह सीबीआई का फर्जी अफसर बनकर लोगों को लूट तो नहीं रहा है। शुरुआती जांच करने के बाद थाना अध्यक्ष रोहित उपाध्याय ने बताया कि चंद्रमणि नाम के इस व्यक्ति पर शांति भंग की आशंका में चालान करके एसडीएम की कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद एसडीएम ने इसे जेल भेज दिया है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले से सीख क्या मिलती है? अपने आप को कभी भी पुलिस के सामने झूठा प्रोजेक्ट ना करें। यानी कि इस मामले में देखा गया कि एक सिविलियन अपने आप को एक सीबीआई का अफसर बताकर प्रोजेक्ट कर रहा है। किसी भी चीज को वेरीफाई करना, एक फर्जी आई कार्ड बनाना आसान हो सकता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना आसान हो सकता है, पर उसे वेरीफाई करना भी बहुत आसान है। अगर पुलिस उसे वेरीफाई करती है तो फौरन जेल हो सकती है। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसलिए ऐसे धोखेबाजों से बचकर रहें और ऐसे लोगों से कोई सीख लेने से भी बचें। जय हिंद।